गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्वेश्चन बैंक के सीरीज में हम लोग आज डिस्कस करेंगे आपका जो 6 नंबर चैप्टर है पोएट एंड पैनकेक्स प्रोज सेक्शन का। और इसमें हम लोग आज इसको पूरा कवर कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का। ठीक है, तो पोएट एंड पैनकेक्स जो आपका चैप्टर है ये आपको बेसिकली बताया था जेमिनी स्टूडियो के बारे में। आपको याद होगा, मस्ट हैव रिमेंबर्ड जेमिनी स्टूडियो। ठीक है, जेमिनी स्टूडियो है ना। तो वेयर वाज दिस स्टूडियो लोकेटेड, ये कहाँ लोकेटेड था? ठीक है, तो इट वाज लोकेटेड इन चेन्नई। ठीक है, चेन्नई। और इसको एस्टैब्लिश कितना में किया गया था? तो इट वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1940। इस कितना में किया गया था? 1940। एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय एस वासन। एस वासन। ये तो बेसिकली मैंने बताया था बहुत अच्छे तरीके से आपको, एक बार और आप देख लीजिए। तो दिस चैप्टर पोएट एंड पैनकेक्स डील्स अबाउट जेमिनी स्टूडियो ऑफ चेन्नई। ठीक है, चेन्नई वाज नोन एज मद्रास। ठीक है, इन द ईयर 1940। तो उस समय मद्रास बोला जा रहा था, तो मद्रास में ये लोकेटेड था। एंड इट वाज फाउंडेड बाय, इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय एस वासन, है ना। एस वासन, जिसका पूरा नाम था, फुल नेम सुब्रमण्यम श्रीनिवासन। ठीक है, सुब्रमण्यम श्रीनिवासन याद रखेंगे। और ये जो स्टूडियो है, दिस स्टूडियो है ना, दिस स्टूडियो इज नोन फॉर द फिल्म इंडस्ट्री, है ना। द फिल्म इंडस्ट्री, द फिल्म इंडस्ट्री स्टूडियो, ये क्या चीज था? एक फिल्म इंडस्ट्री स्टूडियो था। फिल्म इंडस्ट्री स्टूडियो, ये आपको याद रखना है सब चीजें। ठीक है, तो ये है आपका फिल्म स्टूडियो, फिल्म इंडस्ट्री स्टूडियो, है ना। ये साउथ इंडियन है। और यहाँ पर देखेंगे तो जो अभी आप मूवीज देखते हैं साउथ का, तो वो उसका एक तरीका से समझिए कि फाउंडेशन था वहाँ 1940 में। और इसके बाद से जो भी यहाँ पर पिक्चर बनाए गए इस स्टूडियो में, ठीक है, देखिए पिक्चर बनाने का एक स्टूडियो होता है, मैंने बताया था। ठीक है, और पहले के क्या होते थे कि वो स्टूडियो के अंदर एक बहुत बड़ा कैंपस उसका होता था एरिया में, जिसके अंदर इनडोर शूटिंग होता था। ठीक है, दरवाजे के अंदर, यानी कि सारा चीज़ जो लोकेशन होता था मूवी में, जो हम सीन देखते थे, वो मोस्ट ऑफ द सीन है ना, वी आर कैप्चर्ड इन इनसाइड द स्टूडियो, यानी कि इनडोर शूटिंग उसको कहा जाता था, है ना। इट वाज कॉल्ड इनडोर शूटिंग। लेकिन अभी के मॉडर्न जो पिक्चर बनाए जाते हैं, इसमें क्या होता है कि आउटडोर शूटिंग ज़्यादा होता है। उस समय 95% जो मूवी के सीन होते थे, ठीक है, 95% वो इनडोर शूटिंग होता था। ठीक है, लेकिन आज के ज़माने में ठीक इसका उल्टा हो गया है। अभी क्या है कि 5% जो है, सिर्फ वो 5% जो रेस्ट है वही आपका सिर्फ इंडोर शूटिंग होता है, बाकी तो सब अलग अलग लोकेशन में जाके शूटिंग होता है। ठीक है, तो ये जो पोएट यहाँ पर बोला आपका टाइटल में, तो पोएट किसको यहाँ रेफरेंस कर रहा है? द ग्रुप ऑफ द पोएट विच वेयर प्रेजेंट, है ना, इन द जेमिनी स्टूडियो एट द टाइम, एंड दे हैड ए पर्टिकुलर रोल टू राइट सम पोएट्री, सम स्टोरी रिलेटेड टू द स्टोरी ऑफ द पिक्चर। ठीक है, और पैनकेक्स क्या था? तो पैनकेक्स वाज द ब्रांड नेम ऑफ ए मेकअप मटेरियल एट द टाइम। उस समय जो कि हीरो और हीरोइन को यूज किया जाने वाला एक पर्टिकुलर ब्रांड था मेकअप मटेरियल करने का, यानी कि मेकअप करने का, जिससे चेहरे को बदला जाता था, उसको सुंदर और खराब किया जाता था, अगली और स्मार्ट किया जाता था। ठीक है, तो पैनकेक क्या है? तो पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ ए मेकअप मटेरियल एंड इट वाज यूज्ड इन जेमिनी स्टूडियो, है ना, इन द लार्ज फॉर्म, बहुत बड़ा रूप में इसका यूज किया जाता था उस समय। और ये जो मेकअप मटेरियल होता था, ठीक है, ये लोशन पोशन होता था, जिसको ट्रक में भर भर के लाया जाता था। जितने सारे कलाकार होते थे, सबको इसी, मतलब कि यही जो मेकअप मटेरियल था इसका यूज किया जाता था। तो पैनकेक क्या था? एक मेकअप मटेरियल था, आपको याद रखना है। और पोएट जो है, ये स्टोरी और पोएट का ग्रुप होता था, जो कि पिक्चर को स्क्रिप्ट लिखने का काम इनको दिया जाता था। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा आपको बताया गया था कि क्या है जेमिनी स्टूडियो के बारे में। बेसिकली जेमिनी स्टूडियो के बारे में आपको ये याद रखना है कि जेमिनी स्टूडियो कहाँ है, ये कितना में बनाया गया था, इसके फाउंडर कौन थे, ठीक है, और ये कहाँ लोकेटेड है, और ये क्यों जाना जाता है, तो ये सब आपको बता दिया गया। ठीक है, कि जेमिनी स्टूडियो 1940 में एस वासन के द्वारा फाउंडेड किया गया था, और ये जेमिनी स्टूडियो अभी चेन्नई में है। ठीक है, ये बहुत पुराना स्टूडियो है कह सकते हैं, और ये फिल्म इंडस्ट्री जहाँ पर पिक्चर बनाए जाते हैं, है ना, फिल्म प्रोडक्शन इंडस्ट्री आप कह सकते हैं पिक्चर का। ठीक है, उसके बाद ये जो स्टूडियो है, इसका बहुत सारे खूबियों के बारे में अशोका मित्रन ने हम लोग को बताया था। द नरेटर ऑफ द
स्टोरी इज अशोका मित्रन। अशोका मित्रन जो है वो भी तमिल के थे और वहाँ पर एक स्टाफ के रूप में एम्प्लॉय थे, काम करते थे, ठीक है। तो उन्होंने अपना जीवन का 15 से 20 साल स्पेंड किया था इन द जेमिनी स्टूडियो, बट आफ्टर लिविंग द जेमिनी स्टूडियो ही हैज डिसाइडेड टू राइट समथिंग अबाउट द स्टूडियो, क्योंकि जब उनका कैरियर लिटरेचर में बन जाता है, व्हेन ही बिकम द नोबलिस्ट, ही बिकम द लिटरेचर राइटर, तो ही लेफ्ट द स्टूडियो फॉर द, है ना, फॉर द बेनिफिट, वो बेनिफिट के लिए इस स्टूडियो को छोड़ दिए थे। तो जब वो छोड़ देते हैं फिर वो राइटर बन जाते हैं, तो he spent almost 20 years in the studio, so he decided to write something about the studio, his experiences of the studio। तो वो क्या करते हैं कि वो अपना पेन उठा के स्टूडियो के बारे में सारा लिख डालते हैं, जो कि हम लोग को बताया गया है यहाँ पे। एक स्टोरी उन्होंने लिखा, एक नॉवल उन्होंने लिखा इसके ऊपर, और जिस नॉवल का नाम था माई ईयर्स विथ बॉस। क्या क्या उन्होंने लिखा? माई ईयर्स विथ बॉस, माई ईयर्स विथ बॉस। अब यहाँ पर माई ईयर्स विथ बॉस जो बोला गया है, ये बॉस कौन है? तो बॉस बोला गया है मालिक को, है ना, जो उसके ऑनर है, यानी एस वासन को बोला गया है, ठीक है। ये बॉस के साथ जो उनका जिंदगी का 15 से 20 साल वो अपने बिताया उन्होंने वहां पे, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, इस एक्सपीरियंस को इस चैप्टर में वो शेयर करते हैं, ठीक है। सारा खूबी हर एक पार्ट के बारे में, उसका कौन कौन सा एस्पेक्ट जो बढ़िया लगा उनको, वो क्या काम करते थे खुद, ठीक है। और जेमिनी स्टूडियो में स्टाफ कैसे थे, कितने लोग काम करते थे, कैसे वहां पर सिस्टम से काम होता था, पिक्चर कैसे बनाए जाते थे, एवरीथिंग ऑफ द जेमिनी स्टूडियो वाज वेल डिस्क्राइब्ड, है ना, बाय द पोएट, राइटर के द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया गया है इस चैप्टर में इनके बारे में। तो माई ईयर्स विथ बॉस यहाँ जो बता रहे हैं कि वो जो भी साल गुजारे बॉस के साथ, तो उनका अनुभव जो है इस चैप्टर के थ्रू वो बताना चाहते हैं। और ये जो जेमिनी स्टूडियो के बारे में पोएट एंड पैनकेक्स में बताया गया है, तो पोएट इस चीज पर भी फोकस करते हैं कि ये स्टूडियो सिर्फ फिल्म मेकिंग कंपनी नहीं था। इट वाज नॉट ओनली द प्रोडक्शन ऑफ द पिक्चर, बट दिस स्टूडियो वाज आल्सो नोन फॉर द नेशनल इंटीग्रिटी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर इस चैप्टर में बताया गया कि ये जो स्टूडियो था वो राष्ट्रीय एकता का भी एक एग्जाम्पल था, है ना। इट सेट्स द एग्जाम्पल ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता का एक प्रतीक था। वो कैसे? क्योंकि यहाँ पे जितने सारे स्टाफ थे, ऑल द स्टाफ्स ऑफ जेमिनी स्टूडियो, मेनी स्टाफ ऑफ द जेमिनी स्टूडियो, है ना, बिलोंग फ्रॉम डिफरेंट एरिया एंड स्टेट्स, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग जगह और राज्यों से बिलोंग करते थे, एंड, है ना, दे वर्क टुगेदर, वहां पर एक साथ काम करते थे। बट देयर वाज नॉट एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यू कैन सी देयर, लेकिन वहाँ किसी प्रकार का आप भेदभाव उन लोगों के बीच में नहीं देखते थे। डिफरेंट लैंग्वेज यूज करते थे, डिफरेंट रिलीजन के लोग वहाँ काम करते थे, मेल फीमेल दोनों काम करते थे, बट इट वाज ऑल ए ग्रुप ऑफ लाइक ए फैमिली मेंबर। ये सारे के सारे लोगों का जो ग्रुप था वो एक फैमिली मेंबर का जैसा काम करता था। और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया था, इफेक्ट डाला था राइटर के दिमाग में। और वो चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से बताते हैं कि जेमिनी स्टूडियो वाज द ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन ऑफ आवर कंट्री इंडिया। हमारे इंडिया के लिए उस समय 1940 में एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सेट करता था भारतीय एकता का, ठीक है। भारतीय एकता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने ऑल इंडिया रेडियो शुरू किया था। आप दूरदर्शन देखेंगे, दूरदर्शन भी न्यूज जो आपका टीवी चैनल आया था, जो सबसे पहले हम लोग DD1 में देखते थे, उसको शुरू किया गया था। तो उनका पर्पस क्या होता था? उनका यही पर्पस था कि भारतीय जो राष्ट्रीय एकता है, जहाँ पर अलग अलग जाति धर्मों के लोग रहते हैं, उसके बावजूद सभी में क्या है, उस सभी में एकता है, यूनिटी है, सब साथ मिलके चलते हैं, ब्रदरहुड का एक फीलिंग्स है। तो इस प्रकार के जो न्यूज चैनल, सॉरी, ये जो दूरदर्शन में दिखाते थे, चैनल पर जो ब्रॉडकास्ट किया जाते थे, कोई भी सीरियल या कोई भी एपिसोड दिखाया जाता था, तो उसमें इसी को प्रमोट किया जाता था, नेशनल इंटीग्रेशन को। लेकिन बिफोर ऑल इंडिया रेडियो, बिफोर दूरदर्शन चैनल, जेमिनी स्टूडियो वाज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन अकॉर्डिंग टू द नरेटर अशोका मित्रन, ठीक है। लेकिन इसके पहले भी ऑल इंडिया रेडियो कितना में आया? 1958 में, फिर 60 में आपका दूरदर्शन चैनल आता है। तो उसके बाद ये सब जो चीज़ है, उसके पहले 1940 में जो भारतीय राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता था, वो था आपका ये जेमिनी स्टूडियो। तो समझ में आ गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक और बता दें कि इस डिपार्टमेंट में एक जो मेकअप डिपार्टमेंट था, इस सारे डिपार्टमेंट में जेमिनी स्टूडियो का जो मेकअप डिपार्टमेंट था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। मेकअप जहाँ पर हीरो हीरोइन को क्या किया जाता था, फिल्म के किसी भी प्रकार के एक्ट के लिए, सीन के लिए तैयार किया जाता था। तो उसमें होता था एक सिस्टम जहाँ पर जो जूनियर आर्टिस्ट थे, सीनियर आर्टिस्ट थे, मेन हीरो हीरोइन थे,
ये सब आर्टिस्ट होते थे, या फिर जो सबसे मतलब कि असिस्टेंट आर्टिस्ट जो कि बैकग्राउंड में काम करते थे, ठीक है, उनको अलग अलग तरीका से मेकअप किया जाता था। और मेकअप डिपार्टमेंट जो चलाया जाता था वहाँ पर एक खास मतलब कि खास व्यक्ति होता था जो उसको हैंडल करता था कि कौन सा मेकअप जो बॉय होगा, मेकअप मैन होगा, वो किसको मेकअप करेगा। और मतलब एक से तो हैंडल होगा नहीं, मान लीजिए कि कोई गाने का शूटिंग है, उसमें से एक मेन हीरो हीरोइन को कौन मतलब कि वहाँ पर उसको मेकअप करेगा, फिर उसके बाद जो उसके असिस्टेंट होंगे या सब मतलब कि कैरेक्टर होंगे उसको कौन करेगा, फिर जो नीचे बैकग्राउंड में डांस करने वाले उतने सारे 150-200 कैरेक्टर्स होते हैं उसको कौन मेकअप करेगा। तो सारे को कुछ ना कुछ मेकअप करने के लिए करके तैयार करना होता था। तो वहां पर एक हैरेजरी चलता था, एक सिस्टम चलता था कि सीनियर सीनियर को करेंगे, जूनियर जूनियर को करेंगे, ठीक है। तो मेकअप डिपार्टमेंट में उस समय होता क्या चीज था, ऐसा तो आज के ज़माने में जिस प्रकार से एसी हम लोग के बीच में है, ये है लाइट्स है हम लोग का, जो आप एलईडी देख रहे हैं, ये तो ज़्यादा प्रभाव नहीं डालता है। लेकिन उस समय जो सैलून जैसा जो वहाँ पर शीशा लगाया जाता था, तो बड़े बड़े मिरर्स होते थे और उसमें जो हेलोजन लाइट डाला जाता था, उसके कारण क्या होता था कि रिफ्लेक्शन होता था लाइट का, वो पीला वाला लाइट जो जलता है, और उसके कारण जितना सब्जेक्ट होते थे, मेकअप मटेरियल होते थे, वो बिल्कुल मतलब कि आप मेल्ट हो जाते थे, खराब हो जाते थे, और जो भी मेकअप किया हुआ चेहरा होता था वो फिर से खराब हो जाता था। तो एक बहुत ही खराब कंडीशन में वहाँ पर मतलब कि मेकअप होता था। तो राइटर उसको फेयरी मैजरी कहता है। क्या बोलता है उसको राइटर? फेयरी मैजरी। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इस पॉइंट को डील किया। चलिए क्वेश्चन बताते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। कहता है कि व्हाट डज द राइटर मीन बाय फेयरी मैजरी ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप। वो जो सब्जेक्ट होते थे, वस्तु मेकअप करने वाले, उसके साथ फेयरी मैजरी मतलब क्या एक खराब स्थिति हो जाता था। देखिए फेयरी फेयरी मैजरी मतलब होता है कि क्या वो गर्म हो जाता था और उसके साथ खराब कंडीशन क्या हो जाता था, कैसे वो चीजें खराब हो जाती थी। तो सिंपल आप समझ सकते हैं, कोई भी कॉस्मेटिक सामान जो कि आप खरीदते हैं मेकअप करने के लिए, तो उसको ड्राई जगह में रखना बोलता है। धूप ऊप में रखेंगे तो वो पिघल जाएगा, वो खराब हो जाएगा। यहाँ तक कि क्या होता है कि आप पार्लर में भी जाते हैं तो पार्लर वाला तो मेकअप आपका कर देता है, लेकिन बोलता है कि थोड़ा बच के, धूप में जाओगे तो उसका गारंटी फिर हम नहीं लेंगे। तो वही चीज यहाँ हो जाता था। तो देखिए क्वेश्चन बोलता है कि द मेकअप रूम ऑफ जेमिनी स्टूडियो लुक लाइक ए हेयर कटिंग सैलून। वो कैसा दिखता था? तो हेयर कटिंग सैलून के जैसा दिखता था, लुक कुछ वैसे ही था, ठीक है। इट हैड अराउंड हाफ ए डजन मिरर विथ इनकैंडिसेंट लाइट। अब इसमें आधा से ज्यादा दर्जन के वहां बड़े बड़े मिरर लगे होते थे, ठीक है, जो इनकैंडिसेंट लाइट देते थे। इनकैंडिसेंट लाइट मतलब ये जो लाइट था वो ज्यादा प्लेजर लाइट नहीं होता था, ये लाइट जो होता था रिफ्लेक्शन के कारण काफी हीट कर देता था रूम को, ठीक है, इसलिए इसको इनकैंडिसेंट लाइट बोला गया है। एट ऑल एंगल, सभी सभी एंगल से, अराउंड देम, जो चारों तरफ लगे होते थे, ठीक है। द आर्टिस्ट वुड फील द हीट इमेंटिंग फ्रॉम दीज लाइट्स। और इसके कारण क्या होता था कि आर्टिस्ट को गर्मी लगता था, वो गर्मी फील करता था, ठीक है, जिसके कारण पसीना उसीना आता था और वो खराब हो जाता था। दस इसी कारण द राइटर यूजेज टर्म फेयरी मैजरी टू डिनोट द अनकंफर्टेबल सिचुएशन ऑफ दो सब्जेक्टेड टू मेकअप। इसलिए ये जो आरामदायक जो चीजें लगाई जाती थी चेहरे पे, वो आराम से नहीं लगता था और काफी ज्यादा परेशानियां होता था, उसी को वो फेयरी मैजरी कहता है। आई थिंक ये समझ में आ गया आपको। चलिए आके देखते हैं दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वीवीआई, हमको जो लगता है ये है आपका ये क्वेश्चन जो अभी मैंने डिस्कस किया काफी अच्छे तरीके से आपके बीच में। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन द ऑथर रिफर्स टू इन द स्टोरी। वो कौन सा भारतीय एकता का प्रतीक का जिक्र जो पोएट इस चैप्टर में करता है, वो बताना है आपको, ठीक है। तो देखिए मैंने अभी बताया कि वो कैसे था, जो मेकअप डिपार्टमेंट था या फिर जेमिनी स्टूडियो था, वो कैसे एक नेशनल इंटीग्रेशन का एग्जाम्पल था। तो देखिए बोलता है कि द मेकअप डिवीजन ऑफ द जेमिनी स्टूडियो वाज एन एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। जो जेमिनी स्टूडियो का मेकअप डिपार्टमेंट था वो एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल था भारतीय राष्ट्रीय एकता का। कैसे? अकॉर्डिंग टू इट्स राइटर, दिस राइट, यहाँ पर इट्स नहीं होगा, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द राइटर होगा, है ना। दिस इज सो दिस इज सो बिकॉज, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, ठीक है, रीजन्स का मतलब यहाँ पर हो जाएगा एरिया, जिसको मैंने बताया था, अलग डिफरेंट एरिया और स्टेट से वहां पर लोग आते थे। वहां बंगाली थे, वहां तमिल थे, ठीक है, वहां महाराष्ट्रियन थे, फिर वहां कन्नड़ थे, अलग अलग जाति धर्म और लैंग्वेज के लोग वहां पे काम करते थे। तो
वहां पर क्या थे कि पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स एंड रिलीजियस ग्रुप्स वर्क टुगेदर, वहां पे सब एक साथ मिलके काम करते थे, ठीक है, इन द सेम डिपार्टमेंट, एक ही डिपार्टमेंट, मतलब कि मेकअप डिपार्टमेंट में, ठीक है। द डिपार्टमेंट वाज हेडेड बाय ए बंगाली हु वाज द सक्सीडेड बाय ए महाराष्ट्रियन, पहले बंगाली आया फिर महाराष्ट्रियन आया। द अदर हेल्पर्स इंक्लूडेड ए धारवाड़ कन्नडिगा, फिर कन्नड़ का आया, ठीक है, फिर आंध्रा का आया कोई, फिर मद्रासी आया वहां पे, ठीक है, फिर क्रिश्चियन आया, एंड एंग्लो बर्मनीज एंड द लोकल तमिल। तो इट वाज लीड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स एंड रीजन्स, ठीक है, और सभी वहां पर एक साथ लाइक ए फैमिली मेंबर दे वर्क टुगेदर, इसलिए इट सो दैट इट वाज कॉल्ड, क्या बोला गया इसको, नेशनल इंटीग्रेशन, आपको याद रखना है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा, एक बात यहाँ पर और है कि जेमिनी स्टूडियो में क्या हुआ था कि बहुत सारे लोग वहां पर घूमने के लिए आते थे। एक बार एक वहां पर इंग्लैंड का एक पोएट भी घूमने के लिए आया था जिसका नाम था स्टीफन स्पेंडर। ये स्टीफन स्पेंडर कौन था, तो आपको याद होगा कि मैंने इस लेक्चर में, पहले के लेक्चर में बात किया है, जो आपका सेकेंड पोएम है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, दैट पोएम है ना इज रिटन बाय द सेम पोएट स्टीफन स्पेंडर हु वाज ए ब्रिटिश पोएट, ठीक है। वो ब्रिटिश पोएट एक बार जेमिनी स्टूडियो आते हैं एंड ही गेव ए extended lecture है ना in the Gemini studio but not a single person understood the words of English there। वहां पर वो इतना बड़ा लेक्चर देते हैं इंग्लिश में, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो होता है उस इंग्लिश लेक्चर को नहीं समझ पाता है, क्योंकि वो सब के सब मतलब कि हिंदी और अपना लोकल लैंग्वेज जानते थे और इंग्लिश काफी समझने में दिक्कत होता था। इस वजह से वो क्या 1 घंटा में बोल के चला गया, कोई नहीं समझते थे, ठीक है। और दूसरा ये भी बात था कि जेमिनी स्टूडियो के लोग जो अंदर काम करते थे उनको किसी प्रकार का बाहरी वातावरण से और पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना नहीं था, ठीक है। वो जेमिनी स्टूडियो के अंदर एक फैमिली जैसा काम करते थे, ठीक है, आपस में बात करते थे, लेकिन बाहर क्या हो रहा है, कौन पार्टी वाला क्या बोल रहा है, कांग्रेस क्या बोल रहा है, बीएसपी क्या बोल रहा है, भाजपा क्या बोल रहा है, ये भाजपा किसी पार्टी का कोई भी बात जेमिनी स्टूडियो के अंदर पॉलिटिकल बातें नहीं होती थी, क्योंकि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है। ये लोग काफी सुंदर तरीके से, बहुत ही मैनर ढंग से काम करते थे और उनका जो सोच था इस प्रकार के पॉलिटिकल बातों से बिल्कुल दूर था। वो किसी प्रकार के पॉलिटिकल बातों से कोई लेन देन नहीं रखते थे। तो क्वेश्चन यहाँ पर सेट किया गया, देखिए कि डिड द पीपल जेमिनी स्टूडियो हैव एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल एफिलिएशंस, क्या किसी भी प्रकार के जेमिनी स्टूडियो के लोगों का पॉलिटिकल बातों में रुचि था या भाग लेते थे, तो बिल्कुल नहीं। द पीपल ऑफ जेमिनी स्टूडियो है ना वो और खादी एंड वर्शिप्ड गांधी बट बियॉन्ड दैट। हालांकि देखो वहाँ के जितने सारे लोग थे वो खादी ड्रेस ज़्यादा पहनते थे, धोती कुर्ता प्रीफर करते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि गांधी कांग्रेस से जुड़े हुए थे तो वो कांग्रेसी थे, ठीक है। उनके आइडियोलॉजी को जरूर फॉलो करते थे, लेकिन उनके पॉलिटिकल बातों को, वो पॉलिटिक्स के बातों को अंदर नहीं आने देते थे। बट बियॉन्ड दैट दे हैड नो पर्टिकुलर पॉलिटिकल इंटरेस्ट और कंसर्न्स, लेकिन किसी भी प्रकार से कोई पॉलिटिकल बात है ना और इंटरेस्ट और रुचि और मन उनका इस सब चीज में नहीं था। कंसर्न्स मतलब कोई भी प्रकार का मन है ना और इंटरेस्ट, रुचि नहीं था पॉलिटिकल बातों में। किनको, द पीपल ऑफ जेमिनी स्टूडियो। दे ओनली हैड ओपिनियन ऑन कम्युनिज्म, वो सिर्फ किस पर बात करते थे, सांप्रदायवाद पे, ठीक है। विच दे अलॉटेड एंड लुक डाउन ऑन कम्युनिस्ट, और कम्युनिस्ट पे तो वो काफी ज्यादा व्यंग करते थे। दे कंसीडर कम्युनिस्ट एज हार्टलेस एंथिसिस्ट हु आर डिवोइड ऑफ इमोशंस। इनके अनुसार जो सांप्रदायी लोग होते हैं, कम्युनिस्ट लोग होते हैं, वो सिर्फ एक ही जाति धर्म को बढ़ावा देते हैं और दूसरे को वैल्यू नहीं देते हैं, और उनको वो हार्टलेस मानते थे। वो बोलते थे कि इनमें हार्ट ही नहीं होता है, ये अपने ही भाई बहन का हत्या कर सकते हैं। तो कम्युनिस्ट को ये नहीं मानते थे, ठीक है, इसलिए पॉलिटिकल बातों को अंदर आने नहीं देते थे, ठीक है। दे वेंट अबाउट लेटिंग लूज एनर्जी है ना इन द सोसाइटी, और वो नहीं चाहते थे कि किसी प्रकार का एनार्की फैल जाए, ठीक है, मतभेद हो जाए समाज में, इसलिए इस बात से वो काफी दूर रहा करते थे, ठीक है। कौन, ऑल द स्टाफ ऑफ जेमिनी स्टूडियो। चलिए एक और देखते हैं, एक दो क्वेश्चन इसमें और इंपॉर्टेंट है, मैंने देखा है, देखिए। अच्छा एक बात और बताते हैं कि अशोका मित्रन के काम वहां पर क्या था, जो राइटर हैं उनका काम जेमिनी स्टूडियो में क्या था। तो अशोका मित्रन जो थे उनको, वो पढ़े लिखे थे, वेल एजुकेटेड, तो अकॉर्डिंग टू द है ना एजुकेशन उनको एक काम दिया गया था, ही वर्क है ना इन ए स्मॉल कैबिन। वो कहाँ काम करते थे, एक छोटा सा कैबिन उनका बना दिया गया था, एक छोटा सा रूम जहाँ वो अपने काम को अंजाम देते थे। वो करते क्या थे,
तो वो ऑब्जर्व करते थे कि जेमिनी स्टूडियो से रिलेटेड कौन कौन सा न्यूज, कौन सा रेडियो, मतलब रेडियो तो उसमें था नहीं, कौन कौन से न्यूज पेपर में उस स्टूडियो का न्यूज आया है। ठीक है, उनका काम बहुत आसान था। क्या था कि जितना भी न्यूज पेपर छपता था सारा न्यूज पेपर उनको कलेक्ट करना होता था। जेमिनी स्टूडियो से रिलेटेड जो न्यूज होते थे, ठीक है, उस स्टूडियो के क्लिप को उनको लिखना होता था, और नहीं लिखने के बाद उस पेपर के कटिंग को क्या करना होता था, उस पेपर से काट करके उसको पेस्ट करना होता था रजिस्टर में। ठीक है, तो इट वाज जस्ट लाइक ए रिकॉर्ड ऑफ जेमिनी स्टूडियो। तो वो क्या करते थे, तो ही सेट इन द क्यूबिन, ही कलेक्टेड द न्यूज़पेपर, ही कट डाउन द न्यूज रिलेटेड टू जेमिनी स्टूडियो एंड क्लिप इट इन द एवरीडे रजिस्टर। वो प्रत्येक दिन जो रजिस्टर निकालते थे उसमें क्लिप कर देते थे एज ए रिकॉर्ड। बस उनका ये सिंपल सा काम दिया गया था। ठीक है, लेकिन इस काम से बाकी जो लोग थे एक दो, देखिए उतने सारे जो जेमिनी स्टूडियो है इसमें अप्रॉक्स 700 लोग काम करते थे। तो 700 में कुछ ऐसे भी लोग थे जो उनसे जेलस होते थे, जलते थे, क्योंकि उनको लगता था कि फ्री में बैठ के पैसा लेता है स्टूडियो में, हम लोग इतना काम करते रहते हैं, कभी बम्बू बांस को उठा के ले जा रहा हो, कभी लाइट उठा के ले जा रहा है कोई, अब वहां पर वो आराम से मालिक जैसा बैठ के काम करते रहता है। तो बहुत सारे लोग जलते थे, और ज्यादा जलने वाला कौन था, तो एक ऑफिस बॉय था वो, और वो आकर के राइटर को कुछ ना कुछ सुना के चला जाता था प्रत्येक दिन चाय के बहाने। ठीक है, तो अशोका मित्रन के बारे में कभी कभी पूछता है कि व्हाट डिड ही डू इन जेमिनी स्टूडियो, तो सिंपल आप लिख लेंगे, है ना, कि उनको एक काम था, ही हैड वर्क इन जेमिनी स्टूडियो, ही सेट इन द स्मॉल कैबिन, ही हैड गिवन ए स्मॉल कैबिन, है ना, एंड इन द कैबिन ही कलेक्टेड ऑल द न्यूज़पेपर, ठीक है, of that area, and he collected the newspaper, he also collected the news related to the Gemini studio and clip it इन द रजिस्टर। बस उसको यही करना है कि क्लिप कर देते थे, साट देते थे या चिपका देते थे किसी तरीका से रजिस्टर में एज ए रिकॉर्ड, यही उनका काम था। ठीक है, तो देखने में तो लगता था कि वो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन चूंकि उनका पढ़ाई लिखाई का ज़्यादा काम था, उनको लिखना होता था। अगर मान लीजिए 5 न्यूज़पेपर है तो पाँचों में कौन कौन सा न्यूज प्रत्येक दिन छपता ही था वहाँ पे पेपर में, तो उनसे रिलेटेड एक रिपोर्ट तैयार करना होता था, उनको लिखना होता था, उसको फाड़ के चिपकाना होता था। ठीक है, तो बहुत सारे लोग सोचते थे कि वो कुछ नहीं करते हैं, और आ करके उनको मतलब कि भाषणबाजी करके चले जाते थे। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाई डिड, देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वाई डिड द ऑथर अपीयर टू बी डूइंग नथिंग एट द स्टूडियो। राइटर जो है वो क्यों उनको प्रतीत, लोगों को प्रतीत होता है कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं अंदर बैठ के। तो देखिए इसका आंसर है कि द ऑथर यूज्ड टू डू अ ड्यूटी इन विच ही कट आउट द न्यूज़पेपर क्लिपिंग ऑन द ह्यूज वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट एंड स्टोर देम इन ए फाइल, इनटू ए फाइल। वो क्या करते थे, जितना भी न्यूज आता था उनका ड्यूटी यही था कि उसको वहां से निकाल करके किसी फाइल में लगा देते थे बस। मेनी ऑफ दीज हैड टू बी रिटन आउट इन हैंड, और बहुत सारे ऐसे न्यूज होते थे जिसको वो मान लीजिए कि उससे बहुत कम दिया हुआ है तो उतना तो लिखेंगे नहीं, उसको एक्सटेंड करके लिख करके छोड़ देना होता था। बहुत सारे न्यूज को लिखना होता था और बहुत सारे को चिपकाना होता था। बट द ऑन लुकर सॉ, लेकिन बाहर से देखने वाले जो लोग तो वो देखते थे टीयरिंग द न्यूज़पेपर, क्यों न्यूज़पेपर अंदर बैठ के फाड़ते रहता है, सो दे थॉट दैट ही डज नथिंग, इसलिए उनको लगता था कि वो अंदर बैठ के न्यूज़पेपर फाड़ते रहता है, कुछ करता नहीं, कुछ काम धाम नहीं, तो पेपर फाड़ते रहता है। तो एक्चुअली पेपर क्यों फाड़ते थे वो हम समझ रहे हैं, राइटर बोल रहे हैं कि मैं जानता था कि मैं काम कर रहा था, लेकिन बाहर जो आउटसाइडर थे स्टाफ लोग वो सोचते थे कि मेरा कुछ काम नहीं, हम सिर्फ पेपर फाड़ते रहते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए एक और भी क्वेश्चन देखिए इसमें होगा तो आगे हम बताते हैं। एक इसमें, एक तो मैंने बताया कि द बॉस नंबर 1 ऑफ जेमिनी स्टूडियो वाज कौन, सुब्बू, सॉरी एस भासन। उस स्टूडियो को चलाने के लिए 2 इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, जैसे कि देश को चलाने के लिए एक होता है ना राष्ट्रपति होता है, एक उपराष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार इस स्टूडियो में एक मेन जो बॉस था, बॉस नंबर 1 ऑफ जेमिनी स्टूडियो, वो एस वासन था जो उसको बनाया था, मालिक था। दूसरा जो आप समझिए कि दूसरा जो मालिक है स्टूडियो का उसका नाम था सुब्बू, SUBBU, सुब्बू। ठीक है, अब ये जो सुब्बू था देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सुब्बू जो था वो बॉस नंबर 1 के बाद दूसरा रैंक का बॉस था, क्योंकि इसी का बात सब लोग सुनता था, और ये बहुत ही मल्टी टैलेंटेड आदमी था। ठीक है, इसमें सारे गुण थे, ये बताया था मैंने। ठीक है, तो देखिए सुब्बू के बारे में आपको क्या क्या बात याद रखना है। सुब्बू के बारे में आपको क्वेश्चन नहीं, सुब्बू के बारे में क्या क्या याद रखना है। पहला बात, सुब्बू जो था वो एजुकेटेड आदमी था। ठीक है, एजुकेटेड, जाति का ये पंडित है, ब्राह्मण था। ठीक है, ये हो गया, आपको याद रख क्या क्या रखना है। दूसरा, ये हेल्पिंग नेचर का था क्योंकि सबको हेल्प करता था। ठीक है, दूसरा बात
कि ये बहुत काइंड हार्टेड व्यक्ति था। काइंड हार्टेड मतलब दयालु था। और दूसरा बात ये है कि काइंड हार्टेड के साथ साथ ये क्या था कि ये सभी को काम देते रहता था। कोई अगर फिजूल का घूम रहा है स्टूडियो में तो उसको बुला के आपका क्या काम है, आप वो काम करो, अपना काम करो। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो थोड़ा कामचोर थे, ठीक है, वो क्या होते थे कि इससे जलते थे और इनको पसंद नहीं करते थे। लेकिन जो काम करने वाले लोग हैं वो नेचुरली उस लोग को पसंद ही करेंगे जो इस प्रकार का काम देता हो। उसके बाद कोई गरीब अगर कहीं मुसीबत में तो उनका जरूर मदद वो कर देता था सुब्बू। दूसरा, इसके और भी अलग टैलेंट क्या था कि सुब्बू एक राइटर भी था, याद रखेंगे, राइटर, और ये नॉवल भी लिखा था। ही वाज ए गुड राइटर, है ना, इन्फ्लुएंशियल राइटर भी था। दूसरा बात कि जो सुब्बू है वो एक अच्छा एडवाइजर था। मतलब एक अच्छा एडवाइजर का मतलब हर चीज में वो अच्छा मतलब एडवाइजरी जारी कर देता था। अगर कोई यहाँ तक कि पिक्चर बनाने में डायरेक्टर को भी दिक्कत हो रहा है तो वो इतना एक्सपीरियंस आदमी था कि उसको जाके सीन को कैसे करना है उसका एडवाइस उसको वो दे देता था। ठीक है, उसके पास ऑप्शन होते थे बहुत सारे। ठीक है, फिल्म से रिलेटेड या कोई सीन करना है उससे रिलेटेड, तो ये था वो। अशोकामित्रन कहते हैं कि ये जो है ये अपना पूरा लाइफ इसमें बिता दिया था सुब्बू, तो उसको बहुत नॉलेज था। ठीक है, डायरेक्टर को दिक्कत होता था इसी से पूछता था। दूसरा बात कि सुब्बू जो है देखिए, सुब्बू जो है वो हमेशा पिक्चर में काम किया, उसको हमेशा रोल मिलता था, लेकिन इसको कभी मेन हीरो का रोल नहीं मिला। जब ये आया था इस स्टूडियो में तो ये भी एक ड्रीम लेके आया था कि वो भी एक दिन बहुत अच्छा हीरो बन के निकलेगा, एक्टर बन के निकलेगा। लेकिन बैड लक था कि हीरो तो नहीं बन पाया, लेकिन जो भी उसको रोल मिला, जो भी उसको एक्टिंग मिला कोई भी पिक्चर में, या फिर किसी में चाचा बन गया हो, है ना, किसी के भाई बन गया हो, तो जो भी उसको रोल दिया गया है उसको हीरो के साथ रिलेशन में वो हीरो से बेटर रोल किया था। ठीक है, लेकिन कभी उसको फॉर्चुनेट ये भाग्य काम नहीं किया कि उसको मेन लीड रोल दिया गया हो एज ए हीरो, कभी नहीं मिला। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी रोल होते हैं जो कि हीरो से भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी किसी पिक्चर में, तो ऐसा रोल इसको मिला था। ठीक है, तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है। ठीक है, तो क्या क्या याद रखेंगे आप कि वो बहुत एजुकेटेड था, ही वाज फ्रॉम ब्राह्मण फैमिली, ही वाज ए हेल्पिंग नेचर पीपल, ही वाज आल्सो ए काइंड हार्टेड, बट ही हैड वर्क फॉर एवरीबॉडी ऑफ द जेमिनी स्टूडियो, है ना, ही वाज ए गुड एडवाइजर, है ना, इवन फॉर द डायरेक्टर, और ही वाज ए गुड राइटर, ही रोट ए नॉवल। ठीक है, और ही वाज आल्सो ए गुड एक्टर, है ना, दो ही वाज नॉट गिवन द लीड रोल in any picture, but whatever the role he did in the picture it was very excellent and very good। ठीक है, काफी अच्छा और काफी बेहतरीन रोल उस किया था। तो आपको समझ में आ गया सुब्बू के बारे में क्या याद रखना है, ये जरूर आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका जो क्वेश्चन हम बताना चाहते हैं कि इसमें एक एक टर्म आपको याद रखना है। चलिए आप सीधे ऑब्जेक्टिव में जाते हैं, क्योंकि देखिए एक यहाँ पर है MRA, और ये MRA क्या है ये आपको ऑब्जेक्टिव में बता देंगे इसका फुल फॉर्म। ठीक है, हमको लगता है कि इसमें MCQ में डाला हुआ, वैसे आप लिखे भी होंगे, एक बार और चलिए बता देते हैं MRA। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिए आपका है, हु इज द ऑथर ऑफ पोएट एंड पैनकेक्स। तो ऑथर कौन है, तो बार बार हम बात करें अशोकामित्रन आपके राइटर हैं। कौन है, अशोकामित्रन। ठीक है, अशोकामित्रन। वेन वाज जेमिनी स्टूडियो सेटअप, कब बनाया गया था, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ, आसान, 1940, ये बहुत इजी है। व्हाट वाज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल द जेमिनी स्टूडियो अबाउट, वो ब्रांड नेम का कौन सा ब्रांड नेम था मेकअप मटेरियल का जिसको जेमिनी स्टूडियो अबाउट मतलब खरीदा करता था, लाया करता था। तो क्या था, फैन केक था कि मैन केक था, तो लैटिन केक था कि पैन केक था, तो आप तो समझ ही रहे हैं पैन केक है आपका ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। व्हाट वाज अशोकामित्रन जॉब इन द स्टूडियो, अशोकामित्रन का कौन सा जॉब था, है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसान भी है। अरेंज पैनकेक, ये पैनकेक अरेंज करते थे। अरेंज मेकअप किट लाते थे। सर्व वाटर, ये पानी चलाते थे वहां पर सबको सर्व करते थे। या फिर कट ऑफ द न्यूज़पेपर क्लिपिंग ऑन द वाइड वैरायटी ऑफ, है ना, जेमिनी स्टूडियो, रिलेटेड टू जेमिनी स्टूडियो। तो क्या वो न्यूज़पेपर को कट करते थे या चिपकाते थे, तो आप तो समझ ही गए हैं कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, कमेंट कोई कर रहा है क्या सर, अच्छा हमको लग रहा था, चलो अगर सही बताओगे तो पूछेंगे। चलो बताओ नेक्स्ट है, वेन हैज वेन व्हाट हैज बीन मेकअप रूम कंपेयर टू, मेकअप रूम का जो कंपेयर किया गया है वो किससे किया है, तो आसान क्वेश्चन ही सब बता दोगे।
मेकअप रूम का कंपैरिजन किससे किया गया था? मेकअप कंपनी से, पार्लर से, ज्वेलरी शॉप से, कि हेयर कटिंग सैलून से? तो जुड़ा ही नहीं लगता है लोग आज, सारे लोग हैं। बी, पागल आदमी तुम लोग सब। अभी अभी तुरंत हम बताए हैं, फिर से आंसर बताओ एक बार और। बी इज द रॉन्ग आंसर। अभी हम बताए ना पीछे, हम पार्लर वाला तो एग्जांपल दिए थे। मन्नत कुमारी बता रही है ऑप्शन डी द राइट आंसर, ऑप्शन डी। अब ए कहां से आ गया? क्वेश्चन ए, अरे ऑप्शन ए ना होगा। देखिए, हेयर कटिंग सैलून बताया था, अभी तुरंत बताएं कि वो सैलून के जैसा लुक था उसका। अब फिर भी सॉरी सर। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ गया जो हम बताना चाहते हैं। MRA का फुल फॉर्म क्या था? ये क्वेश्चन हमको लगता है कि पूछेगा। तो ये क्या था? ब्रिटिश आर्मी। तो इसमें इसका फुल फॉर्म कहाँ हुआ? मोरल रीआर्मामेंट आर्मी। ये पूरा मीनिंग दे रहा है। देखिए, तो इंडियन आर्मी गलत होगा, ड्रामा कंपनी गलत होगा, ब्रिटिश आर्मी गलत होगा। MRA का फुल फॉर्म तो आपको लॉजिकली आप समझ सकते हैं, ठीक है। हाँ, बी ऑप्शन इज द राइट, ठीक है। मोरल रीआर्मामेंट आर्मी। अब ये मोरल रीआर्मामेंट आर्मी याद रखेंगे, इसमें टोटल 200 स्टाफ था, एक सर्कस का ग्रुप था, ठीक है। अभी आप हजारीबाग आएंगे तो हजारीबाग में भी अभी आप जिस जेमिनी स्टूडियो के बारे में बात करें वही जेमिनी सर्कस लगा हुआ है, ठीक है। जेमिनी सर्कस लगा हुआ है। अब आपको हम एक बात बताते हैं कि जो जेमिनी सर्कस अभी हजारीबाग में लगा हुआ प्रेजेंट में, तो जेमिनी सर्कस उसका टाइटल दिया गया है। जेमिनी सर्कस वहीं से बना हुआ है, जेमिनी स्टूडियो से। अब क्यों बना हुआ है उस कहानी को लिंक करते हैं, यहां से देखिए। 1954 में, है ना, 1954 में, है ना, 20 देश का एक सर्कस आया था भारत, 20 देशों का ग्रुप का। इट वाज द यूनिटी, इट वाज द ग्रुप ऑफ 20 डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। और वो 20 देशों के 200 आर्टिस्ट जो थे वो इंडिया आए थे। और इंडिया में कहाँ रुके थे? तो जेमिनी स्टूडियो के अंदर, क्योंकि इट वाज ए बिग कैंपस, ये बहुत बड़ा कैंपस था। उतना बड़ा सर्कस के लोग कहाँ रुक सकते थे? 200 लोग। तो 200 लोग 20 देशों के वहां पर आए हुए थे जेमिनी स्टूडियो में। और वहां पर आकर के उन्होंने अलग अलग तरीका से ड्रामा भी दिखाया, अलग अलग स्टेज परफॉर्मेंस दिया और सर्कस भी दिखाया। इतना लाजवाब था कि इंडियन लोग उसके पहले जो परफॉर्मेंस देते थे उससे बिल्कुल अलग था वो। तो बहुत सारे चीजों को कॉपी किया गया था उन लोग से, ठीक है। और वही सर्कस का मॉडिफाई रूप अभी हम लोग के यहाँ जो जेमिनी सर्कस दिखाता है वही है, वहीं से ये नाम आया हुआ है, ठीक है। तो एक मजेदार बात आ गया, कोइंसिडेंटली आप हजारीबाग में भी आओ तो सर्कस देख सकते हो, ठीक है। वही जेमिनी सर्कस। तो जेमिनी स्टूडियो वहीं से, और उसी से ये चीज आया हुआ है। अब ये जो सर्कस जेमिनी स्टूडियो आया था, MRA, जिसका पूरा नाम था मोरल रीआर्मामेंट आर्मी। ये मोरल रीआर्मामेंट जो आर्मी उसका नाम दिया गया था, इसका काम ही था यूनिटी पर मतलब कि परफॉर्मेंस देना। कि जैसे होता है ना कि कोई हम ड्रामा करते हैं, नाटक करते हैं, तो उसका काम ही होता है कि अनेकता में एकता को दर्शाना, ठीक है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी को प्रमोट करना। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो प्रमोट होता है, तो कुछ हम लुक्कड़ नाटक करते हैं, तो उसी प्रकार से सर्कस के थ्रू ये चीज को दिखाया गया। तो अगर आपसे पूछता है कि MRA जेमिनी स्टूडियो क्यों आया था, ठीक है, तो ये इसलिए आया था कि यूनिटी को प्रमोट कर रहा था, ठीक है। तो चलिए, आपको समझ में आ गया, मोरल रीआर्मामेंट आर्मी याद रखेंगे जरूर, ठीक है। नेक्स्ट, why did everybody in the studio think of giving some work to the author? ठीक है, क्यों लगता था कि कुछ ना कुछ काम देना चाहिए राइटर को, कुछ ना कुछ राइटर को काम देना चाहिए, लोग ऐसा क्यों सोचते थे? बिकॉज दी आइडल अपीयरेंस ऑफ हिज वर्क, क्योंकि वो अपने काम में अच्छे थे। बिकॉज ही वाज एन ऑफिस बॉय, क्योंकि ऑफिस बॉय थे वो। बिकॉज ही वाज ए हेल्पर, वो हेल्पर थे। कि इसमें नन ऑफ दीज होगा, कोई नहीं होगा। बताइए कौन सा इसमें ऑप्शन होगा आपका? क्योंकि वो आइडल थे और दूसरा बात काम ठीक करते थे। इसमें वो ऑप्शन नहीं दिया, देखिए इसमें वो ऑप्शन नहीं डाला कि उनको बाहर से देखने लगता था कि वो कोई काम ही नहीं करते थे, इसलिए लगता था कि उसको कोई काम देना चाहिए। लेकिन ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा आपका, ठीक है। हु वाज सुब्बूज एनिमी, सुब्बू का दुश्मन कौन था? तो देखिए, आपको तो बता ही दिए थे, दुश्मन मतलब एनिमी यहाँ बोल दिया तो दुश्मन नहीं था, बस उसे जेलस होता था। तो आपको याद रख रहे हैं, यहाँ पर आपको बताया थे कि जो ऑफिस बॉय जो था मेकअप रूम वाला, वही लड़का आ करके चाय पिलाने आता था, चाट हो, वो क्या कमेंट करके चला जाता था, वो तो खुला नहीं बोल पाता था कि आप यहाँ फ्री का पैसा लेते हो, ठीक है। वो आके ये बोलता था
कि सर आप यहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, जेमिनी स्टूडियो छोड़ दीजिए, आपका करियर कहीं और है, ठीक है। तो वो भाषणबाजी चलता था, तो उस राइटर समझ जाते थे कि हमको ताना मार रहा है, कमेंट कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाते थे फिर कि तुम चले जाओ, और निकल वो कैबिन से निकल के चले जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि इन दिस लेसन, इस लेसन में व्हाट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमर एंड सटायर यूज्ड बाय ऑथर, ऑथर का क्या सटायर व्यंग कसा गया, हाईलाइटिंग ह्यूमन एबिलिटी या सो कैपेबिलिटी या सो वेरिड कैपेसिटीज एंड टू शो द हाईलाइट ह्यूमन इन्फ्लुएंस एंड फ्लोज। तो ये आपका डी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये ह्यूमन इन्फ्लुएंसी को दिखाया। दूसरा, व्हाट डज द एक्सप्रेशन फेरी मैजरी मीन, इसका मतलब क्या, तो मैंने बताया आपको कि ये क्या चीज था, कि ये इनकैंडिसेंट लाइट के बारे में बताया गया, तो ब्राइट लाइट के बारे में बताया। किसके, देखिए हाँ ये चीज हो जाएगा। देखिए इसमें ये ऑप्शन ब्राइट लाइट भी है, साथ में डिस्कम्फर्ट टू द एक्टर इन द मेकअप रूम। तो इसमें क्या चीज होता था कि राइटर्स को मतलब दिक्कत होता था एक्टर्स को मेकअप करने में, ठीक है। फेरी मैजरी उसी को बोला। हु वाई द फाउंडर ऑफ जेमिनी स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो के फाउंडर कौन थे, तो आपको याद है SS वासन है, ठीक है, आपको याद है ना, बाकी सब तो है नहीं। वाई डाई द ऑथर फील दैट, ऑथर को इससे क्यों लगता है कि द मेकअप डिपार्टमेंट वाज एन एग्जांपल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, की मेकअप डिपार्टमेंट भारतीय एकता का प्रतीक है। बिकॉज द फर्स्ट शो एज बेस्ड ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, क्योंकि ये पहला शो हुआ था यहाँ। बिकॉज मोस्ट ऑफ दियर शोज वी आर बेस्ड ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ ज़्यादा शो भारतीय एकता पर होते थे। बिकॉज पीपल फ्रॉम ऑल कम्युनिटी वर्क देयर, क्योंकि यहाँ अलग अलग संप्रदाय के लोग या समाज के लोग काम करते थे। दूसरा, बिकॉज दे वेयर हार्डकोर गांधी, क्योंकि ये गांधी के हार्डकोर थे, या फिर वहाँ पर गांधी को फॉलो करने वाले थे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, जहाँ पर अलग अलग कम्युनिटी के, समाज के, समुदाय के लोग काम करते थे, फिर भी सब एक थे। तो आपका सी ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। फिर है कि व्हाट डज ही ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ रीडर्स थ्रू दी दिस राइट अप, इसके थ्रू वो क्या कहना चाहता है राइटर। तो मूवीज एंड डिफरेंट रोल, या हीरोइंस एंड दियर टर्म्स, और हीरोइंस एंड मेकअप, या फिर इंडिपेंडेंट इंडिया एंड इट्स इन्फेंसी, तो किसके बारे में बताता है, ठीक है। तो इसमें हीरोइंस और मेकअप के बारे में बताया गया, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाउ डज द ऑथर कम टू नो दैट, कैसे वो जान पाया कि द इंग्लिश ऑथर वाज स्टीफन स्पेंडर, वो कैसे जब बाद में जाना था कि वो जो आया था घूमने जेमिनी स्टूडियो वो इंग्लिश व्यक्ति था। तो देखिए ये वो कैसे जाना था, तो न्यूज़पेपर से, आपको याद रखना है। वो एक बार न्यूज़पेपर में उसको फोटो देखा था और वो समझ में उसको आ गया था कि वो इंग्लिश आदमी था, ब्रिटेन का था, ठीक है, न्यूज़पेपर देख के याद रखेंगे। अब MRA इन्वाइटेड, वाई वाज MRA इन्वाइटेड टू जेमिनी स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो में उसको क्यों बुलाया गया था, तो आपको याद रखना है बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल एफिलिएशन, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, इसमें से 3-4 चीज़ जो मैं ऊपर में बताया, MRA, ये मेकअप रूम, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आई थिंक ये चैप्टर आपका बिल्कुल क्लियर हो गया है, ठीक है। इससे कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको सब्जेक्टिव मैंने बताया 4-5, वो आपको याद रख लेना है। और दूसरा कि ये ऑब्जेक्टिव आप नहीं भी पढ़ेंगे तो आपको, हमको यकीन है कि याद रहेगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, आपका नेक्स्ट क्लास मंडे को होगा, ठीक है, चलिए।